नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। पहले दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था। इसमें ऑलरेडी हम 6 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रेलवे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो या आरआरबी जेई हो, किसी भी प्रकार का जो भी एग्जाम रेलवे से रिलेटेड पूछा जाता है उन सब में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस श्वसन तंत्र से संबंधित उन सारे क्वेश्चन को हम इसमें करने वाले हैं। हालांकि ये सब एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे में साइंस थोड़ा ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, इसलिए रेलवे को ही रेफरेंस मान करके यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो इसलिए आपको ये हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो आप सभी एग्ज़ाम के लिए इसे पढ़ सकते हैं। तो आज हम क्लास 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्ले लिस्ट से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है। ये पूछा गया था आरआरबी एएलपी में जो कि 30/8/2018 को एग्जाम हुआ था। यहाँ की पूछ रहा है मानव में श्वसन पिगमेंट यानी कि जो हम वायु अंदर लेते हैं तो उसके बाद उस वायु को कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो हमारे वायु को वर्णक कौन सा है जो उसको ऑक्सीजन को घुला करके हमारे शरीर में ले जाता है, तो वही हमारा श्वसन पिगमेंट या फिर श्वसन वर्णक। तो वो हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को ऑक्सीजन को अपने अंदर घुला लेता है और उसके बाद शरीर के हर कोशिका के पास पहुंचा देता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका या तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका विघटन हो जाएगा या फिर कोशिका द्रव में विघटन हो जाएगा। अगर ऑक्सीशोषण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में विघटन हो जाएगा। अगर अनऑक्सीशोषण हो रहा है तो फिर वो कोशिका द्रव में जाकर विघटन हो जाएगा। तो यही जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्लोरोफिल का तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है पौधा में। और मेलानिन जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि नींद लाने में जो है वो मदद करता है। ये मेलाटोनिन नींद लाने में मदद करता है, ये मेलानिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एलपी में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन। तो पायरुवेट में जैसे ही विघटन हो रहा है वहाँ इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे अनऑक्सी शोषण हो रहा है, यानी बिना ऑक्सीजन की यहाँ पे शोषण हो रहा है पायरुवेट का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जहाँ पे मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है, जहाँ पे 2 एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जहाँ पे अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑक्सी शोषण और एक अनऑक्सी शोषण में कितना का अंतर होता है। तो अनऑक्सी शोषण हमारे लिए कुछ खास लाभदायक तो है नहीं, ऑक्सी शोषण ही हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। अगर यही पूछ दे कि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटना तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः शोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है डैश कहलाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंतः शोषण प्रभाव क्या है। जैसे कि आपने अधिकतम पूरी क्षमता के साथ आपने सांस ऊपर किया इस तरह से, और फिर जो है आपने उसी क्षमता के साथ उस श्वास को निष्कासित कर दिया जैसे इस तरह से। तो आपने जो अधिकतम श्वास अंदर लिया और जो बाहर छोड़ा उसके बीच में जितना आपने वायु लिया और उसे छोड़ा वो कहलाता है फेफड़े का आयतन, यानी कि आप अधिकतम बलपूर्वक जितना शोषण कर सकते हैं वो आपका फेफड़ा का आयतन कहलाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये आरआरबी जेई में पूछा गया था क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में थोड़ा इससे ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, यानी कि इस लेवल का आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी एएलपी इन सब से थोड़ा टफ आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है। तो ये हो जाएगा फेफड़े का आयतन, यानी कि आप अधिकतम बलपूर्वक जितना शोषण ले सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं वो फेफड़ा का आयतन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। देखिए हमारे फेफड़े में जो है वो लगभग 300 मिलियन कोशिका पाई जाती है, जिसे आप कुपिका कहते हैं। ठीक है, कुपिका फेफड़ा की जो कोशिका होती है उसे हम कुपिका कहते हैं। आपको बताए थे कि इस तरह से ये
ये गुब्बारा जैसा होता है जहाँ पे गैस का आदान प्रदान होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो यही है आपका फेफड़ा का कोशिका, जो लगभग 300 मिलियन पाया जाता है। अगर आप मिलियन को लाख में बदलना चाहे तो इसको 10 से गुना कर दीजिए, यानी एक जीरो और लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3000 लाख। और अगर इसको लाख हटा करके पूरी तरह से आप इसे एक जीरो में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 300, फिर मिलियन को हटाने के लिए जीरो और लाख को लगाने के लिए 1 2 3 4 5। अब इसको इकाई दहाई कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे फेफड़े में कितना ज़्यादा जो है वो वायु कुपिका पाया जाता है। ठीक है, और इन वायु कुपिका का जो क्षेत्रफल होता है वो 400 से 800 फीट स्क्वायर तक होता है, यानी 400 से 800 वर्ग स्क्वायर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपका कमरा 10 बाय 10 का है तो उसका जो है 10 बाय 10 का अगर है तो उसका जो है पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 100 वर्ग फीट के आसपास। और आपका फेफड़ा का जो है ये है 400 से 800 वर्ग फीट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सतह प्रदान करता है ऑक्सीजन को आदान प्रदान करने के लिए ये 300 मिलियन कोशिकाएं मिल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट डैश से मापी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका धमनी, यानी कि धमनी को छू कहीं देखा जाता है कि किस तरह से ये जो है पल्स जो है वो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और इसको मापने के लिए मापक जो होता है स्फिग्मोनोमीटर, उसी से इस पल्स बीट को भी मापा जाता है। तो ये भी RRB जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है नाड़ी की धड़कन पल्स बीट जिसे हम कहते हैं वो धमनी का मापा जाता है, यानी कि धमनी से ही मापा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी यानी कि धमनी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।